हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सब लोग? सो होप यू गाइज आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। तो हम लोग का 4 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और आज की वीडियो में हम लोग अब लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे। 4 पार्ट में हम लोग ने इसका बेसिक देखा और सिस्टम्स, सराउंडिंग, यूनिवर्स और टाइप ऑफ सिस्टम, टाइप ऑफ बाउंड्रीज, देन स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शंस, देयर एग्जाम्पल्स। तो अब से हम लोग का लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट होगा। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो फिर आज सबसे पहले हम लोग जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट है थर्मल इक्विलिब्रियम, ये आना चाहिए। और थर्मल इक्विलिब्रियम हमने एक्सप्लेन किया है अपनी फर्स्ट पार्ट की वीडियो में, इंट्रोडक्शन एंड थर्मल इक्विलिब्रियम। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो जीरोथ लॉ पढ़ने के लिए सबसे पहले थर्मल इक्विलिब्रियम को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि जीरोथ लॉ उसके बिना नहीं समझ आएगा। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आना चाहिए और वो फर्स्ट पार्ट में है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, उसके बाद आप लोग जीरोथ लॉ समझ सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेट्स स्टार्ट टू दिस वीडियो। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या कहता है? लेट्स सपोज कोई दो सिस्टम है, वो आपस में एडियाबैटिक वॉल से कनेक्टेड हैं। कोई दो सिस्टम है ए और बी, वो दोनों आपस में एडियाबैटिक वॉल से कनेक्टेड हैं। तो एडियाबैटिक वॉल, डायथर्मिक वॉल और ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ये सब क्या होता है, ये सब हमने इससे पहले के पार्ट्स में एक्सप्लेन किया है। तो अगर ये सब नहीं समझ आ रहा होगा कि ये कौन कौन सी बाउंड्रीज हैं, क्या है, तो इससे पहले के पार्ट्स को देखिए, उसके बाद समझ आ जाएगा। तो ये हमारी एडियाबैटिक वॉल है, ये है डायथर्मिक वॉल, ठीक है। ये वाली जो वॉल है वो डायथर्मिक वॉल है। तो जीरोथ लॉ क्या कहता है? तो हमने क्या किया, सबसे पहले दो सिस्टम लिए, ए और बी सिस्टम। पहले ये दो सिस्टम लिए, इन दोनों को एडियाबैटिक वॉल से कनेक्ट किया। उसके बाद क्या किया कि हमने एक डायथर्मिक वॉल से एक अनदर सिस्टम, एक दूसरे सिस्टम सी को ऐसे कनेक्ट किया, जैसे ये है, जैसे फिगर में है कि ये दो सिस्टम ए और बी डायथर्मिक वॉल से एडियाबैटिक वॉल से कनेक्टेड हैं। उसके बाद एक तीसरा सिस्टम है सी, जो कि ये डायथर्मिक वॉल से इन दोनों से कनेक्टेड है। इस तरह से ये सी ए से भी कनेक्टेड है बाय मीन्स ऑफ दिस डायथर्मिक वॉल, एंड सी बी से भी कनेक्टेड है। डायथर्मिक वॉल क्या होती है? कंडक्टिंग होती है, ये हीट को कंडक्ट करती है। और एडियाबैटिक वॉल क्या होती है? नॉन कंडक्टिंग होती है, ये हीट को नहीं कंडक्ट करेगी। तो अब क्या है, ये देखो, ये ए और सी, क्योंकि यहाँ से कंडक्ट हो रहा है, तो ये ए और सी अपने आप से इंडिपेंडेंटली थर्मल इक्विलिब्रियम में जाएंगे। ये ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन करेंगे, क्योंकि ये डायथर्मिक वॉल से कनेक्टेड है। तो यहाँ से हीट का एक्सचेंज होगा और ये दोनों सिस्टम एक्सचेंज करके थर्मल इक्विलिब्रियम में जाएंगे, ठीक है। अब ये बी भी इसी तरह थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो अब हमने क्या किया, तो ये ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए, बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए। अब हमने क्या किया, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये किया कि अब ये जो एडियाबैटिक वॉल थी, इसको हटा के इसको हम लोग ने डायथर्मिक वॉल से रिप्लेस कर दिया। अभी सारी वॉल्स डायथर्मिक हैं, ए, बी और सी। यहाँ से ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए, ये बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए। तो अब क्या, हमने जब इसको भी एडियाबैटिक वॉल को हटा के हमने इसको भी डायथर्मिक कर दिया और इसको भी डायथर्मिक किया, ये तो पहले से ही थी ना। अब ये वाली, तो ए और सी
ए और सी ऑलरेडी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुका है, बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुका है। तो जब हमने एडियाबैटिक वॉल को डायथर्मिक वॉल से रिप्लेस किया जो कि कंडक्टिंग वॉल है, तो हमने ये देखा कि और ए और बी के भी अब कोई स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। तो हमने क्या देखा कि जो ए और बी है वो दोनों भी थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं। एक मिनट रुक जाओ। जब हमने ये वॉल को रिप्लेस किया एडियाबैटिक को डायथर्मिक से, तो हमने ये देखा कि ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं। मतलब ए और बी का भी जो थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट्स हैं वो चेंज नहीं कर रहे हैं टाइम के साथ। ये स्टेट भी ए और बी आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से हमने क्या कंक्लूड किया कि कोई एक स्टेट है ए, कोई स्टेट है सी, कोई स्टेट है बी। अगर ये और ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ये और ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ये दोनों भी थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगी। ठीक है, तो बस इतना सा ही है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसमें ज़्यादा कुछ समझना है नहीं, बस इतना छोटा सा है, तो इसको नोट कर लो। ये लॉ जो दिया था, साइंटिस्ट का नाम था R.H. होलर। जीरोथ लॉ इन साइंटिस्ट ने दिया था और ये लॉ दिया गया था 1931 में। ये लॉ 1931 में दिया गया था, जो कि फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ के आने के बाद था। थर्मोडायनामिक्स में जो फर्स्ट और सेकेंड लॉ आ चुके थे उसके बाद हम लोग का जीरोथ लॉ आया है। तो पर ये जो कॉन्सेप्ट है वो फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ से पहले आना चाहिए था, तो इसलिए इसका नाम जीरोथ लॉ पड़ा है। जो कि थोड़ा ऑड लग रहा है कि नॉर्मली फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे बोला जाता है, पर ये जीरोथ क्यों पड़ा? क्योंकि ये आया तो था फर्स्ट और सेकेंड लॉ के बाद, पर इसका जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट फर्स्ट और सेकंड के पहले आना चाहिए था। मतलब ये थर्मल इक्विलिब्रियम एक्सेट्रा ये सब हमको फर्स्ट लॉ जो प्रोसेसेस पढ़ते हैं और सब चीज़ पढ़ते हैं उससे पहले ये सब कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहिए और ये सब चीज़ पहले आना चाहिए था। पर इसलिए इसको ये जो कॉन्सेप्ट है वो फर्स्ट एंड सेकेंड के पहले का है, तो इसलिए इसको जीरोथ नाम दिया गया। पर लॉ बाद में आया था तो इसको ऑलरेडी फर्स्ट एंड सेकंड का डिफाइन हो चुके थे, उनको नाम पड़ चुका था फर्स्ट एंड सेकंड का, तो इसलिए इसके पहले ये बस ये डिनोट कर रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड के पहले का चीज़ है ये थर्मल इक्विलिब्रियम एंड ये सब चीज़। ठीक है, तो इसको नोट कर लो।